अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड डिजीज़। ठीक है, सबसे पहले जो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि थायराइड डिजीज़ जो है ना मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है। और ठीक है, इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि जो TSH है ना वो पिट्यूटरी हार्मोन से रिलीज़ होता है एवरी 1 to 2 आवर साइकिल। ठीक है, और T4 T3 मोस्टली जो प्रोटीन प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं ना वो प्रोटीन बाउंड होते हैं। कौन सी प्रोटीन को? जैसे कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और ट्रांस थायरेटिन। ठीक है, तो अनबाउंड हार्मोन जो है ना वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। ठीक है, वो कितनी अमाउंट में होता है? 0.04% T4 होता है, 0.05% होता है T3। ठीक है, ये फ्री होते हैं और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया आयोडाइड के बारे में। आयोडाइड एसेंशियल होता है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। थायराइड ग्लैंड इसको ट्रैप करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसका लेवल फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर जो है ना इंक्रीज करता है और उसके बाद ट्रिपल टू रीच अ प्लेट्यू बाय द 20 वीक्स ड्यू टू ग्लाइकोसाइलेशन दैट इज ईस्ट्रोजन ड्रिवन। ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ होती है 15 मिनट से लेकर 3 डेज तक। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो आयोडीन डेफिशिएंसी है ना प्रेगनेंसी के अंदर वो किस वजह से होती है कि एक तो इंक्रीज GFR की वजह से हो सकती है, और दूसरा ये कि मटर्नल थायराइड हार्मोन T4 T3 ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और तीसरी ये कि जो है ना थायराइड ग्लैंड की अपटेक भी ज़्यादा होती है और फीटल थायराइड एक्टिविटी भी जो है ना वो मटर्नल आयोडाइड को ही यूज़ कर रही होती है। ठीक है, तो इसके इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि जो होता है ना HCG और TSH इनका ना कॉमन अल्फा सब यूनिट होता है। ठीक है, इसलिए मोलर प्रेगनेंसी हो, हाइपर एमेसिस हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, इन सब के अंदर जो है ना वो थायराइड एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो है ना फीटल फीटल थायराइड फंक्शन के बारे में ये बताया है कि जो फीटल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीटस को ना मटर्नल T4 रिक्वायर्ड होता है फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसका अपना थायराइड फंक्शन नहीं करता। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम 10 वीक्स जो है ना फीटल थायराइड ग्लैंड T4 T3 प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और अप टू 36 वीक जो है ना ये अडल्ट लेवल को पहुंच जाता है। ठीक है, जो तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है और आयोडीन, ये दोनों प्लेसेंटा को फ्रीली क्रॉस करते हैं। ठीक है, कंजेंटल हाइपरथायराइडिज्म कैन ओकर व्हेन द TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, अगर TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेंगी तो कंजेंटल हाइपरथायराइडिज्म भी हो जाएगा। वेरी रेयर केसेस में होता है कि जो TSH रिसेप्टर है ना इनकी म्यूटेशन हो जाती है जिस वजह से हाइपर या हाइपो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो थायराइड फंक्शन आपने प्रेगनेंसी में कौन से चेक करने हैं, तो आपने जो है ना T4 T3 का लेवल चेक करना है। ठीक है, तो T4 जो होता है ना लेवल स्लाइटली फॉल करता है प्रेगनेंसी को, इसलिए जो है ना T4 जो है ना मोर जो है ना वो रिलायबल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि थायराइड डिजीज़ जो है ना उसकी ईटियोलॉजी क्या है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो आयोडीन डेफिशिएंसी होती है ना उसमें क्या होता है कि जो मटर्नल थायराइड ग्लैंड है ना उसकी ग्रेटर अफिनिटी होती है आयोडीन के लिए देन द प्लेसेंटा और फीटस, जिसकी वजह से जो है ना फीटस प्रोन टू क्रेटिनिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। ठीक है, और जो फीटल के कोकलिया होते हैं, फीटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है और फीटल जो बेजल गैंग्लिया, ये पार्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी को। ठीक है, इसलिए आपने जो है ना आयोडीन डेफिशिएंसी केसेस में ना आयोडीन प्रायर टू कंसेप्शन और अप टू सेकेंड ट्राइमेस्टर आयोडीन सप्लीमेंट्स देने हैं। ठीक है, तो आयोडीनेशन आप इसके अलावा वाटर, साल्ट, फ्लोर, इवन एनुअल आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं रिप्रोडक्टिव एज में। ठीक है, तो आयोडीन सप्लीमेंटेशन की वजह से उन्होंने देखा है कि जो मिस कैरी जो स्टील बर्थ का जो रेट है ना वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन हाई लेवल ऑफ आयोडीन जो है ना वो भी ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, ये मोस्टली जो कफ मेडिसिन होती हैं या जो कंट्रास्ट मीडिया है, ठीक है, ये रेडियोलॉजिकल कंट्रास्ट मीडिया या कुछ आई ड्रॉप्स हैं, ठीक है, इन सब के अंदर आयोडीन मौजूद होती है। ठीक है, इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर आयोडीन टॉक्सिसिटी हो सकती है। जो अमायोड्रॉन ड्रग्स है ना ये रिच होता है आयोडीन के साथ, इसलिए आपने प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है। ये मोस्टली किस लिए यूज़ होता है? लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया के लिए। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो भी फीटल थायराइड को जो है डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए प्रेगनेंसी में आपने ना रेडियो एक्टिव आयोडीन भी यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो HCG है ना और TSH इन दोनों का कॉमन अल्फा सब यूनिट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से 40% केसेस में जो ना हाइपर एमेसिस वालों के अंदर जो है ना वो T4 का लेवल भी ज़्यादा आ जाता है। तो ये अप टू 20 वीक्स तक परजिस्ट करता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना थायरोटॉक्सिस के क्लिनिकल साइन एब्सेंट होते हैं। ये जो है ना डिफरेंशिएटिंग फीचर है हाइपर एमेसिस का और थायरोटॉक्सिकोसिस का, कि थायरोटॉक्सिकोसिस के साइन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने थायराइड जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है ना वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये डिजीज़ जो है ना सेल्फ लिमिटिंग होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आ जाता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो है ना, ये 1 in 500 प्रेगनेंसी में होता है और मोस्टली जो है ना प्रायर टू प्रेगनेंसी डायग्नोज हुआ होता है, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ ना इनफर्टिलिटी मोस्टली एसोसिएटेड होती है। ठीक है, इसमें जो मेन कॉज है ना वो ग्रेव्स डिजीज़ है। 95% केसेस में ना ग्रेव्स डिजीज़ की कॉज है हाइपरथायराइडिज्म की। लेस देन 5% केसेस में नोड्यूल होता है, थायराइडाइटिस हो सकता है या कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेव डिजीज़ में होता क्या है कि ये हाइपरप्लास्टिक ग्वाइटर होता है, साथ में एक्जेफ्थैल्मोस होता है और डिजीज़ की एक्टिविटी और सेवेरिटी डिपेंड करती है आईजीजी या टीएसएच रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी के लेवल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मोस्टली जो डिजीज़ है ना वो टिपिकली जो है ना फर्स्ट लास्ट 2 ट्राइमेस्टर के अंदर रिमिट कर जाती है, यानी हाँ थोड़ी सी लेवल इसका जो है ना T4T का कम हो जाता है, इसलिए आपको एंटी थायराइड मेडिकेशन जो है ना वो रिड्यूस करनी पड़ती है। लेकिन पोस्ट नेटली जो है ना वो प्री प्रेगनेंसी लेवल पे आ जाता है, इसलिए दोबारा से आपको ना रीस्टार्ट करना पड़ता है ट्रीटमेंट। ठीक है, सिम्टम और साइन इसके जो है ना वो सेम होते हैं प्रेगनेंसी की तरह, तो इसलिए डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आपको पुअर वेट गेन इन द प्रेजेंस ऑफ द गुड एपिटाइट और टैकीकार्डिया ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट मिल रहा है, दैट इज़ अनरेस्पॉन्सिव टू वाल्सेल्वा मैनूवर, तो ये इंडिकेट करता है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, तो इसमें जो है ना अपने पेशेंट को ना प्रेगनेंसी में यूथायराइड स्टेट रखनी है, क्योंकि जो है कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, थायराइड स्टॉर्म, हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन, ये मदर के अंदर है। बेबी में प्री मेच्योर लेबर हो सकती है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। ठीक है, स्टील बर्थ हो सकती है। ट्रीटमेंट जो है ना वही सेम है नॉन प्रेग्नेंट की तरह का, लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट इसका जो एंटी थायराइड ड्रग है वो है प्रोपाइल थायोरेसिल और कार्बिमाजोल। वैसे तो पीटीयू है ये प्रेफर की जाती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और कार्बिमाजोल सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। लेकिन दोनों का जो है ना, क्योंकि जो पीटीयू है ना ये एक तो T4 का को इनहिबिट करती है प्रोडक्शन को, दूसरा ही है ना पेरिफेरल कन्वर्जन T4 की T3 में भी उसको भी इनहिबिट कर देती है। लेकिन दोनों ड्रग ही प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, इसलिए अगर कोई पेशेंट कार्बिमाजोल ले रही है तो आपने पीटीयू से चेंज नहीं करना। ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स जो है ना ये ए ग्रैनुलोसाइटोसिस कराती हैं, इसलिए कोई भी पेशेंट सोर थ्रोट फीवर के साथ आता है ना तो आपने उसका फुल ब्लड काउंट ज़रूर करवाना है। इसके अलावा ये पीटीयू के साथ ना हेपेटोटॉक्सिसिटी की भी एक ना साइड इफ़ेक्ट है, बाकी इनका जो है ना दोनों का सेम ही है। थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है ना वो एवरी 4 to 6 वीकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने करवाने हैं, और अगर किसी की अनस्टेबल थायराइड ग्रेव्स डिजीज़ है ना तो उसको आप बीटा ब्लॉकर प्रोप्रोनालोल भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीटीयू जो है और कार्बिमाजोल दोनों ही प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, इसलिए फीटल हाइपोथायराइडिज्म भी ये करवा सकती हैं। लेकिन इन दोनों के जो है ना वो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है और ब्रेस्ट मिल्क में स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीटल हाइपरथायरिज्म। ये हमने पीछे पढ़ा था मदर का हाइपरथायरिज्म, अब फीटल और न्यू नेटल हाइपरथायरिज्म आ जाता है। जब व्हेन मैटरनल टीएसएच रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी क्रॉस अ प्लेसेंटा दे कैन कॉज फीटल थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, फीटल थायराइड जो है ना वो इन एंटीबॉडी को आफ्टर 20 वीक्स केपेबल होता है कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, इसलिए आपने जो है ना इसको मोनीटर करना है सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर। असेसमेंट आपने कैसे करनी है, आपने जो है ना मदर की परसेप्शन और फीटल मूवमेंट के बारे में पूछना है, आपने फंडल हाइट मेजर करते रहना है और फीटल हार्ट रेट को देखना है। अगर तो ग्रेटर दैन 160 है बीट्स पर मिनट है तो ये फीटल थायरोटॉक्सिकोसिस को इंडिकेट करता है। अल्ट्रासाउंड पे आपने जो है ना क्लिनिकली भी देखना है, अल्ट्रासाउंड पे भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को देख रहे रहना है। अगर आपको सस्पेक्टेड है तो आप उसका डायग्नोसिस क्लिनिकली भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉडोसेंटेसिस भी आप कर सकते हैं फ्री T4 और TSH की। ठीक है, ये प्रेफरेबल है देन एमनियोसेंटेसिस, यानी 2 टेस्ट करने हैं, ये अल्ट्रासाउंड भी करना है और इसके अलावा कॉडोसेंटेसिस भी कर सकते हैं। फीटल हाइपरथायरिज्म की वजह से क्या होता है जी, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, फीटल कार्डिक फेलियर हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, क्रेनियोसिंटोसिस हो सकती है। इसलिए आपने ट्रीटमेंट इसका जो है ना वो 2 ही है कि मटरनल एंटीथायराइड एजेंट्स या तो दें या फिर आप ना डिलीवरी करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट न्यू नेटल हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि जो है ना थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी जो है ना इनकी जो थायराइड रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी जो फीटस के अंदर होती है उनकी हाफ लाइफ मोर होती है देन द एंटी थायराइड मेडिकेशन, यानी मोर होती है 3 वीक्स होती है। इसलिए आपने जो है ना आफ्टर डिलीवरी जो है ना 1 वीक के बाद जो है ना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स पुअर वेट गेन, फीडिंग और स्लीपिंग एबनॉर्मलिटी को ज़रूर देखना है। TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी भी आपने जो है ना वुमेन्स के अंदर जिनमें एक्टिव ग्रेव डिजीज़ है उनमें भी मैयर